हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जितेंद्र ट्रिप। तो गाइज, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मैराथन क्लास, जो कि स्पेशल रेलवे एनटीपीसी के लिए ही होगी। तो मेरे प्यारे छात्रों, तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आप आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो गाइस, तो आज का हमारा सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहा जा रहा है कि वान ने अपने वेतन में से 10% दान में दिया और फिर शेष में से 20% अपने दोस्त को कर्ज दिया। अब उसके पास 7200 रुपए बचे, तो वान्या का वेतन कितना है? तो क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया होगा, देख लिया होगा। और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान ट्रिक से। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बहुत सी आसान ट्रिक से। जैसे कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है, वान्या ने अपने वेतन से 10% दान में दिया। मतलब वान्या का कुछ वेतन होगा, उसमें से 10% दान में दे देती है। तो मेरे प्यारे छात्रों, यहाँ पर हमें उसका वेतन नहीं पता है कितना है, तो हम मान लेंगे कि उसका वेतन होगा 100 रुपीज़। मैंने मान लिया उसका वेतन है 100 रुपया। अब 100 रुपए में उसने 10% दान में दे दिया। तो आप बताइए, मान लिया उसके पास 100 रुपया है, 100 में से 10% मतलब 10 रुपया दान कर देती है, तो अब उसके पास कितना रुपया बचेगा? अब उसके पास बचेगा 90 रुपया। उसके पास कितना बचा? 90 बचा। अब इसके क्वेश्चन में आगे कहा जा रहा है, फिर शेष में से, मतलब जितना शेष बचा, शेष कितना बचा? 90 बचा। अब शेष में से 20% अपने दोस्त को कर्ज के रूप में दे देती है। तो अब जब 90 रुपए का 20% निकालेंगे हम, तो कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18। मतलब कि 90 रुपए में 18 रुपया कर्ज के रूप में दे दिया अपने दोस्त को। तो अब बताइए, जब 90 में 18 रुपया दे देगी तो बचेगा कितना? 72। तो उसके पास अब बचा कितना रुपया? 72 रुपया बचा। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है, अब शेष उसके पास 7200 बचा। आपके हिसाब से बचा 72 रुपया और क्वेश्चन के हिसाब से है 7200। तो बेटा, जो क्वेश्चन वैल्यू है 72 वाली वैल्यू 7200, तो एक वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100। जब एक वाली वैल्यू 100 आ गई तो 100 वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर 100 से, तो आ जाएगा 10,000 रुपए। तो जो 10,000 रुपए आया, यही उसका मासिक वेतन था। तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और उसको भी बहुत ही आसान ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा? तो इसका परिमाप क्या होगा? तो मेरे प्यारे छात्रों, चलिए इसको लगाते हैं बहुत ही आसान ट्रिक से। जैसे कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक 12 सेंटीमीटर आधार वाले, मतलब आधार कितना है? 12 सेंटीमीटर, एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आपको पता होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 लंबाई गुणते ऊंचाई बराबर 48 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 लंबाई गुणते ऊंचाई 48 सेंटीमीटर। 48 आपका क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिया गया है। अब 1/2 लंबाई मान लिया 12, ऊंचाई हमें नहीं पता। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 छः 12 और 6 6 48। मतलब कह सकते हैं ऊंचाई जो आ गई 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई मतलब ये ऊंचाई आ गई आपकी 8 सेंटीमीटर। अब 8 सेंटीमीटर पता चल गया, तो अब जरा दिमाग लगाइए। टोटल ये यहाँ से यहाँ तक 12 है, तो 6 ये होगा, तो 6 ये होगा। होगा कि नहीं होगा? अब इसमें एक ट्राई मेथड लगा देते हैं। आपको नहीं पता होगा, मैं इसको बताऊंगा आगे। तो देखिए, आपको जब इस तरीके का फिगर आ जाए, मतलब 90 अंश का फिगर, या कहें 90 अंश कोण वाला, जैसे कि 90 अंश का कोण बन रहा है यहाँ पर, जब
कोण समकोण हो तब के लिए क्या होता है, याद करिए। आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाने की जरूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूं उसको कायदे से समझिए। जब देखिए ये आधार है, ये लंब है, हमें मान लिया कण हमें पता नहीं है, तो इसको निकालेंगे कैसे, बहुत ही आसान ट्रिक से। हमें एक फिगर याद कर लेना चाहिए, 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, ये आपको याद करना चाहिए। तो देखिए हमारा जो आधार होता है कितना, 3, लेकिन यहाँ हो गया कितना, 6, मतलब 3 का दोगुना हो गया। लंब होना चाहिए 4, लेकिन हो कितना गया, 8, तो मतलब दोगुना हुआ। इसी तरीके से ये दोगुना हो रहा है, ये दोगुना हो रहा है, और कण होना चाहिए 5, तो इसको भी दोगुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10। तो इस तरीके से हम ये भुजा पता कर लिया। और क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि समद्विबाहु, मतलब ये भुजा इक्वल है, तो 10 ये है तो 10 ये होगी, होगी कि नहीं होगी। अब लगा दीजिए परिमाप। क्वेश्चन में कहा जा रहा है समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बताइए, तो कैसे लगाएंगे, हमें परिमाप क्या होता है, चारों तरफ की भुजाओं का योग। तो देखिए 10 10 20 और 20 और 12 कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। तो परिमाप हमारा कितना हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर, सॉरी 32 सेंटीमीटर, ये हो गया परिमाप। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसान ट्रिक से। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और उसको सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए और बी किसी निश्चित कार्य को प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करते हुए क्रमशः 14 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे प्रतिदिन 7 मिलकर 9 घंटे कार्य करें तो उसी कार्य को कितने दिन में पूर्ण कर पाएंगे। तो क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया होगा, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं बहुत ही कम समय में देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जैसा ही क्वेश्चन में दिया गया है उसको सबसे पहले हम लिखेंगे। कह रहा है ए और बी किसी निश्चित कार्य को प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करते हैं। कितने घंटे कार्य करते हैं, 9 घंटे। तो कार्य कितने दिन में खत्म हो जाता है, 14 घंटे और 12 घंटे में। कह सकते हैं जब ए 9 घंटे कार्य करता है प्रतिदिन तो 14 दिन में काम खत्म कर देता है। तो लेकिन हमें 9 घंटे कार्य नहीं कराने, कितने घंटे कार्य कराने, 6 घंटे। तो 6 घंटे में कितना काम खत्म करेगा, तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14 और 3 त्रिका 9, तो 3 सत्ते 21। कहने का मतलब है ए उस काम को 21 दिन में खत्म करेगा। ए उसे 21 दिन में खत्म करेगा जब वो 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करेगा तब। यही बी के लिए भी लागू होगा। वैसे बी तुम्हारा करता है कितने, जब 9 घंटे कार्य करता है प्रतिदिन तो वो काम कर खत्म करता है 12 दिन में। लेकिन हमें 9 घंटे उससे काम नहीं कराने, काम कराने कितना है, 6 घंटे, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। इसको सॉल्व करेंगे, 6 दूनी 12, 36 18, तो आ जाएगा कितना, 18। तो इस तरीके से हमें ए के लिए पता चल गया और बी के लिए पता चल गया। क्या पता चल गया कि यह हम कहेंगे ए किसी काम को 21 दिन में खत्म करता है, ए 21 दिन में, और बी है 18 दिन में खत्म करता है। ठीक, अब ये पता चल गया कि ए 21 दिन में किसी कार्य को खत्म करता है और बी 18 दिन में खत्म कर सकता है। तो देखेंगे अगर इनको एक साथ काम पर लगा दिया जाए, यदि इनको एक साथ काम पर लगा दिया जाए तो कार्य कितने दिन में खत्म होगा। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 126। तो 21 का भाग देंगे, 21 छक्का 126, 18 सत्ते 126, तो हमें ए की क्षमता पता चल गई कितनी, 6। मतलब ए एक दिन में 6 कार्य करता है, बी एक दिन में 7 काम कर सकता है। यदि दोनों को एक साथ काम पर लगा दिया जाए तो मतलब जब दोनों को एक साथ काम पर लगाओगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 और 7 13 काम करेंगे। अब अगर एक दिन में 13 काम कर रहे हैं, उनको काम दे दिया जाए 126, तो कितना समय लगा देंगे, तो 126/13 समय लगा देंगे। तो दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 126/13। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो चलते हैं इसी तरीके से अगले क्वेश्चन को भी देखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो लाइक भी करते रहें, सब्सक्राइब लाइक कर लें और कमेंट भी करके बताते रहें। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पिछले सप्ताह मंगलवार
बुधवार और गुरुवार को रुड़की का औसत तापमान, मतलब कोई गांव है उसका है, पिछले सप्ताह मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, 3 दिन है, मंगलवार बुधवार और गुरुवार, 3 दिन का औसत तापमान कितना है? 22 अंश सेंटीग्रेड है। अब 3 दिन का औसत तापमान 22 अंश सेंटीग्रेड है तो इसका योगफल कितना हो जाएगा? 3 से गुणा कर देंगे तो 66 हो जाएगा। इसी तरीके से आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का औसत तापमान कितना है? 17 अंश सेंटीग्रेड है। तो 1, 2, 3, तो इसका योगफल कितना हो जाएगा? 17 × 51, ठीक, 51 अंश सेंटीग्रेड तापमान हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि और तापमान 17, तो यदि मंगलवार का तापमान 17 अंश सेंटीग्रेड था, और कहा जा रहा है मंगलवार का 17 अंश सेंटीग्रेड था, तो बताइए शुक्रवार का तापमान कितना होगा, और शुक्रवार का पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड, ठीक। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे? हम घटा देंगे। घटाएंगे तो कैसे? यहीं पर हम सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं। इसको मंगल को मैं यहां रख दे रहा हूं, ठीक। अब सॉल्व करेंगे, माइनस 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 माइनस, तब बुध से बुध कट जाएगा, प्लस माइनस, और गुरु से गुरु कट जाएगा, बचे कितना? मंगलवार बचेगा और माइनस शुक्रवार बचेगा, बराबर यहाँ बच जाएगा 5, यहाँ बचेगा कितना? 1 बचेगा। और यहाँ मंगल माइनस शुक्रवार आया, और मंगलवार का हमें तापमान पता है 17 अंश सेंटीग्रेड तापमान है, तो यहाँ हम 17 अंश सेंटीग्रेड रख देंगे, तो माइनस शुक्रवार बराबर 15, इसको उधर भेज देंगे, इसको नीचे इधर ले आएंगे, तो 17 माइनस 15 बराबर शुक्रवार, तो यहाँ बचेगा 2 अंश सेंटीग्रेड। तो शुक्रवार का तापमान कितना हो जाएगा? 2 अंश सेंटीग्रेड तापमान हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, तो लाइक करते रहें जल्दी जल्दी। तो चलते हैं इसी तरीके से आगे वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक वस्तु पर 5% की छूट की पेशकश की गई, मतलब एक वस्तु पर 5% की छूट की पेशकश की गई, एक प्रोमो कोड लागू करके ग्राहक 20% नगद वापस जीतता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? समझिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए क्वेश्चन में। अब यहाँ पर दुकानदार है और एक ग्राहक है, यहाँ छूट किसको मिलेगी? ग्राहक को मिलेगी, ठीक है ना। तो एक वस्तु पर 5% की छूट की पेशकश की गई, 5% की फैक्टर वैल्यू क्या होती है? 1/20 होती है। अब छूट की बात कही जा रही है, तो 20 से कितना हो जाएगा? 21। फिर समझिए, यहाँ पर 5% 1/20 होती है, तो छूट की बात हो रही है या कमी की बात करें तो 20 से कितना हो जाएगा? 19। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 20 से 19। आगे क्या हुआ? आगे प्रोमो कोड लागू करके ग्राहक 20% नगद वापस जीतता है, और 20%, अब एक प्रोमो कोड दे दिया गया, उसको जब यूज करता है तो फिर वो 20% छूट प्राप्त करता है। तो 20% की फैक्टर वैल्यू क्या होती है? 1/5 होती है। तो 5 से कितना हो जाएगा? हम यहाँ दे बता दे रहा हूँ फिर से, 20% 1/5 छूट होता है, तो 5 से कितना हो जाएगा? 4। तो 20 पंचे 100 और 19 चौको 76, तो 19 चौको 76 आ गया। अब यहाँ पर कौन सा हमारा आंसर होगा? भैया 100 की चीज को ग्राहक ले रहा है कितने में? 76 रुपए में ले रहा है। तो इसका मतलब ग्राहक को कितने परसेंटेज का लाभ हो रहा है? सफा सफा आपको दिखाई दे रहा होगा, 100 की चीज को 76 में प्राप्त कर रहा है, तो 24% का लाभ प्राप्त कर रहा है ग्राहक। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 24%। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं इसी मेथड से, बहुत ही आसान ट्रिक से। तो अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है दो संख्याओं के अंकगणितीय माध्य
और ज्यामितीय माध्य क्रमशः 14 और 12 सेंटीमीटर है। तो अंकगणितीय माध्य को हम कह सकते हैं एम, एम और ज्यामितीय माध्य मतलब कि जीएम, ठीक, और हरात्मक माध्य एचएम, ठीक, ये क्वेश्चन में है। तो है कितना, दो संख्याओं के अंकगणितीय माध्य और ज्यामितीय माध्य क्रमशः 14 और 12 है। मतलब कि जो अंकगणितीय माध्य है 14 और ज्यामितीय माध्य है 12 और हरात्मक माध्य क्या होगा, हरात्मक माध्य हमसे निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, जब इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो बहुत ही आसान ट्रिक होती है। क्या होती है, एम, एम मतलब कि हरात्मक माध्य इनटू एच एम बराबर जीएम का होल स्क्वायर। जब इस तरीके क्वेश्चन आ जाए आप इससे लगा सकते हो। तो एम कितना है 14, एच एम नहीं पता हमें मतलब हरात्मक माध्य है, जीएम कितना है 12 है। अब 12 के स्क्वायर कर देंगे, कर दे थोड़ा डायरेक्ट। अब एच एम बराबर 144, ये नीचे आ जाएगा, काटेंगे 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, मतलब कि एच एम या हरात्मक माध्य हमारा कितना हो जाएगा 72/7। और हमसे हरात्मक माध्य पूछा जा रहा था, तो आंसर कितना आ गया 72/7 आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते थे बहुत ही कम समय में। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है 9 cos a प्लस 40 sin a प्लस 40 बराबर 9 cos a, 9 cos a प्लस 40 sin a प्लस 40 का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए आपको दो फार्मूले याद होने चाहिए। फार्मूले कहें या फिर थोड़ा सा बेसिक कहें, तो उच्चतम कह दे या अधिकतम कह दे, बात एक ही होता है। तो उच्चतम मतलब कि उच्चतम के लिए होता है प्लस √a² प्लस b² प्लस 40 या फिर c। ओके, अब अंडर सिर्फ यहां तक लगा है, यहां नहीं लगा है, ध्यान देना। और निम्नतम के लिए क्या होता है, निम्नतम के लिए होता है निम्नतम माइनस √a² और b², ठीक, और प्लस c। ये होते हैं दो। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ये जानकारी होना चाहिए। तो ए होता है ये, बी होता है ये, और सी होता है ये। ठीक, तो अधिकतम जब उच्चतम मान हम निकालेंगे तो उच्चतम मान के लिए अब ए यहाँ पर हम रखते हैं, तो उच्चतम मान के लिए यहाँ पर हम बता दे रहा हूँ, देखो प्लस आ जाएगी इस तरीके से। ए की वैल्यू कितनी है 9 का स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 40 का स्क्वायर प्लस 40। अब 9 9 या 81 हो जाएगा, 4 चौक 16 मतलब 1600 हो जाएगा। इस तरीके से हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1681। अब जब 1681 आ गया, 1681 का वर्गमूल निकालेंगे तो आता है 41। तो 41 तो आपका ये हो गया और प्लस 40 ये हो गया। तो 41 और 40 कितने हो गए 81। तो हमारा इस तरीके से उच्चतम मान आ जाएगा कितना 81 आ जाएगा उच्चतम मान। और निम्नतम मान के लिए क्या करेंगे, सेम प्रोसेस होगा, बस यहाँ पर क्या आएगा, जो 41 आया मेरा प्लस का उच्चतम में, क्योंकि प्लस लगा था तो प्लस की वैल्यू आएगी, और निम्नतम में क्या है माइनस है तो माइनस का आ जाएगा। जब यहाँ माइनस का आ जाएगा 41 माइनस का और प्लस 40 का, तो माइनस का 1 बचेगा, तो जो हो जाएगा माइनस का 1 निम्नतम मान। तो इस तरीके से उच्चतम और निम्नतम मान हम निकाल सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्लीज लाइक कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर नहीं अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो बस मैं आप लोगों से कोई भी चार्ज नहीं मांग रहा हूं, सिर्फ मुझे एक लाइक और कमेंट करते रहें बस।
तो लाइक करने से आपका पैसा नहीं जाता, कमेंट करने से भी आपका पैसा नहीं जाता है, और ना ही सब्सक्राइब करने से आपका पैसा या कुछ जाता है। बस क्या होता है, हमें थोड़ी संतोषी या खुशी मिलती है कि हाँ मेरे वीडियो कोई देख रहा है और कुछ हमसे सीख रहा है। तो इसलिए आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें, और शेयर तो जरूर करें और लाइक भी जरूर करें। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान ट्रिक से। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेफ्रिजरेटर और एक ओवन की कुल कीमत 12,000 रुपये है। एक रेफ्रिजरेटर है और एक ओवन की कुल कीमत 12,000 रुपये थी। ओवन को 20% लाभ पर, ठीक है, के साथ, और रेफ्रिजरेटर को 28% हानि के साथ बेच दिया। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तो सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, क्वेश्चन को समझ लिया होगा। अब इसको लगाएंगे कैसे। हालांकि लगाना तो सबको आता है, लेकिन आप एग्जाम में कैसे लगाएंगे ताकि आपका समय बचे और एग्जैक्ट आंसर सही आए। तो इसको देखिए, बहुत ही आसान ट्रिक से बताता हूँ, तो समझिए इस क्वेश्चन को। तो जैसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है, एक रेफ्रिजरेटर है, एक ओवन है, जिसका क्रय मूल्य समान है। ठीक है, दोनों को लाया गया है 12,000 रुपये में। ठीक है, तो देखिए, तो ओवन को 20% लाभ के साथ बेचा जाता है। तो हमें पता है 20%, हर चीज़ 100% होती है, और 20% लाभ पर बेच रहे हो तो मतलब 100 की चीज़ को आप कितने में बेच रहे हो, 120 पे बेच रहे हो। लेकिन रेफ्रिजरेटर को आप कितने बेच रहे हो, 28% हान पर बेच रहे हो। रेफ्रिजरेटर को आप 28% हान पर बेच रहे हो। बेचना चाहिए 100 पर, लेकिन आप 28% हान पर बेचोगे तो कितना के बेचोगे, 72 पर बेचोगे। मतलब 100 में ही तो जोड़ते हैं घटाते हैं, तो 72 हमने लिख लिया। अब इनका हम रेशियो ले लेंगे। ठीक है, रेशियो ले लेंगे तो हमें पता है 12 यहाँ में 120 होता है और बछंग 72 होता है। ये फिर से कट रहा है, 2 पंचे 10 और 2 तियां 6। तो ओवन और रेफ्रिजरेटर का हमें रेशियो पता चल गया। यहाँ पर टोटल कितना हुआ, यहाँ पर टोटल हुआ 8। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, यहाँ पर टोटल 8 हुआ, लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा था दोनों को 12,000 रुपये में खरीदा गया था। दोनों को 12,000 रुपये में खरीदा गया था। यहाँ पर आपके हिसाब से 8 है, वहाँ पर 12 है। ठीक, तो 8 वाली वैल्यू 12,000, तो एक वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 एक कम 8 बचा 4, 8 पंच 40 मतलब 1200। तो एक वाली वैल्यू हो गई 1200। अब जिसका पूछा जा रहा है, अब उससे मल्टीप्लाई करा दिए, उसका क्रय मूल्य पता चल जाएगा। कहा जा रहा था सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, तो सस्ती वस्तु जिसका कीमत कम होगी तो वो सस्ती होगी। तो इसकी कीमत कम है, 3 कम होता है, तो सस्ती वस्तु मतलब कि 3 का पूछा जा रहा है क्रय मूल्य। तो इससे हम मल्टीप्लाई करा देंगे 15 से, तो 15 का गुणा करेंगे, 3 है तो 15 ते 45 हो जाएगा। तो 4500 आ गया सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य। अगर यहीं पर कह देता महंगी वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, या शुद्ध कह देता कि रेफ्रिजरेटर का बताइए या फिर ओवन को बताइए, तो हम निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, तो सस्ती वस्तु 3 है, तो 15 थे 4500 रुपये आ गया सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य। अगर यहाँ पूछता महंगी वस्तु का, तो इसका गुणा इसमें कर देते, बस हमारा आंसर आ जाता। तो समझ गए होंगे क्वेश्चन को। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि अगला क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में, सॉरी एनटीपीसी एग्जाम में ही पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है ना, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, द्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण का समीकरण 5x + 7y = 4 है और विपरीत शीर्ष 2, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की अन्य भुजा ज्ञात कीजिए। तो हमारा एक सवाल में दिया गया है, क्या कहा जा रहा है, 5x + 7y = 4। अगर इसको इस तरीके से लिख लें, 4 = 0, ये रेखक समीकरण से, ठीक है ना, और इसके शीर्ष है विपरीत पर कितने, 2, ये शीर्ष है, दिख रहा है। चलिए यहाँ पर ही देता हूँ, शीर्ष कितने हैं, 2, इसे x इसे y मान लेते हैं, x1 y1 मान लेते हैं। ठीक है ना। अब ये है, इसके बाद कह रहा था समकोण
कोण त्रिभुज की अन्य भुजा ज्ञात कीजिए। तब ये रेखा का समीकरण है, इससे हम m2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। m2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो m2 कितना हो जाएगा, किससे निकालेंगे, माइनस के a/b से। ठीक है, तो माइनस का 5/7। तो ये m2 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 5/7 आ गई। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम दोनों आधार एक दूसरे के साथ 45 अंश का कोण बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, कि वहां समकोण त्रिभुज बोलना है, ठीक है ना। 45 अंश का कोण बनाएंगे, मतलब थीटा कितना हो जाएगा, 45 अंश का हो जाएगा। तब थीटा 45 अंश का हो जाएगा तो tan 45 अंश बराबर m1 m2 अपन m1 प्लस m2 बराबर m1 प्लस m2 बटे 1 प्लस m1 m2। ठीक है ना, ये माइनस का होता है यहाँ पर। ठीक, ये हो गया। अब इससे देखिए, इससे m1 की वैल्यू निकालेंगे, m2 की तो हम पता है, और इससे m1 की वैल्यू निकालेंगे हम। तो m1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, tan 45 का मान 1 होता है, बराबर m1 हमें नहीं पता, माइनस m2 कितना है। अब देखिए माइनस जे तो प्लस का हो जाएगा 5/7 बटे 1 प्लस m1 कितना है नहीं पता, m2 कितना है माइनस का 5/7। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 बराबर 7m1 प्लस 5/7। इसका करेंगे तो 7 माइनस 5m1/7, इससे ये कट गया, ये इधर आ जाएगा। तो 7 माइनस 5m1 बराबर 7m1 और प्लस 5। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको उधर भेजेंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो आ जाएगा 7 माइनस 5, तो 7m1 माइनस 5m1। तो यहाँ 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ बचा 2, वहाँ बचा तुम्हारा 2m1, 2 से 2 कटा तो कह सकते हैं m1 बराबर 1। तो m1 बराबर 1 आ गया हमारा, कितना आ गया, m1 बराबर 1 मिल गया। अब m1 बराबर 1 मिल गया आपका, कहीं गलत हो गया, कहीं गलत हो गया, एक मिनट फिर से देखते हैं जरा। ये तुम्हारा m1 है, इसको लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 2 बचेगा, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, तो 7×5 12m1 हो जाएगा। अब इसको नीचे के लिए आएंगे तो 2/12 बराबर m1, 2 1 कम 2, 2 6 12, तो 1/6 आ गया तुम्हारा m1। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, चलिए ऊपर कर देता हूँ। तो m1 की वैल्यू हमें पता चल गई 1/6, 1/6 हो गई m1 की वैल्यू। अब m1 की वैल्यू 6 हो गई, तो अब एक तरफ हो जाए 1/6, तो दूसरे तरफ कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। दूसरे तरफ क्या हो जाएगा, माइनस का। चलिए इसको बाद में देखते हैं। अब m1 की वैल्यू पता हो गई और m2 की वैल्यू पता हो गई। अब हमें कह रहा था कि भुजा ज्ञात कीजिए, तो भुजा ज्ञात करेंगे तो हमें पता होना चाहिए दो रेखाओं का अभीष्ट समीकरण। दो रेखाओं का अभीष्ट समीकरण क्या होता है, इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 1/, तो दो रेखाओं का अभीष्ट समीकरण कितना होता है, दो रेखाओं का अभीष्ट समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर m1 x माइनस x1 से। ठीक है ना। अब y रहेगा, y1 कितना है, यहाँ पर देखिए 2, m1 कितना निकाला है अभी 1/6, और x1 कितना है 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 6y माइनस 6 दूनी 12 x माइनस 2। ठीक है, अब 6y इसको इधर ले आएंगे, इसको लाएंगे तो माइनस का x हो जाएगा। अब जे आएगा तो माइनस का है तो प्लस का, तो माइनस का 10 बराबर 0। तो एक समीकरण हमें, ये एक रेखा कहें या फिर एक समीकरण कहें, हमें ये पता चल गया। अब इसके विपरीत का हम निकालेंगे, तो विपरीत का हम निकाल सकते हैं। अब क्या 1/6 आया है ना, तो विपरीत का आएगा 6 आएगा। विपरीत कितना आ जाएगा, विपरीत हो जाएगा माइनस का 6। तो इसके लिए भी वही लगाएंगे y माइनस y1 और m2 और x माइनस x1 से, तो y माइनस 2 ही रहेगा, यहाँ -6 आएगा, x होगा 2 आएगा। इस तरीके से हम इसको भी निकाल सकते हैं। तो हम आ जाएगा माइनस का 6 12, और ये y हो जाएगा, x हो गया यहाँ 6x। अब इसको उठा के दें तो प्लस का 6x हो जाएगा,
और ये हो जाएगा माइनस के 2 तो है ही है, और माइनस के 12 बराबर 0, तो y माइनस 6x, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 14 बराबर 0। तो इस तरीके से दोनों हमारे निकल के आ गए। तो कहा जा रहा है अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक भुजा तो आपकी ये थी, अन्य भुजा हमने 2 ये निकाल दिया। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तो समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं बहुत ही कम समय में। तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान ट्रिक से। अभिलाषा अपने कार्यालय स्कूटर से 40 मीटर प्रति सेकेंड की गति से जाती है और वहां से 9 सेकेंड पहले पहुंच जाती है, और यदि वह 12 मीटर प्रति सेकेंड की गति से जाए तो 60 सेकेंड देरी से पहुंचती है। तो क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है? क्वेश्चन कह रहा है अभिलाषा का घर यहाँ पर है और ये उसका कार्यालय है। हमने मान लिया वहां से यहाँ तक की दूरी x मीटर की दूरी पर है, ठीक। वो जाते समय गई, मतलब कि x मीटर की दूरी तय करने में वो 40 मीटर प्रति सेकेंड की गति से गई, तो वह 9 सेकेंड पहले पहुंच गए। लेकिन वापस आते समय उसने अपनी रफ्तार को कम कर देती है। दूरी कितनी तय की? x तय की। अब रफ्तार कम करके कर दी 12 मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए जब 40 की रफ्तार से जा रही थी तो 9 सेकेंड पहले पहुंच रहे थे, लेकिन जब वो 12 की रफ्तार से जा रही है तो 60 सेकेंड देर से पहुंचती है। तो इसका मतलब 7 और 9 कितना? 16 सेकेंड का अंतर हुआ उसके टाइम में। तो उसके टाइम में 16 सेकेंड का अंतर हुआ। यहाँ पर कितने का अंतर होगा? इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 120। एलसीएम कितना आ जाएगा? 120। तब इसका भाग देंगे तो 3x, इसका भाग देंगे तो 10x बराबर 16। यहाँ कितने का डिफरेंट आएगा बेटा? 7x बटे 120 बराबर 16। जो इधर चला जाएगा तो आ जाए कितना? 120 बटे 7 गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा उसकी दूरी? 0, 16 दूनी 32, 3, 16, 16 3 19 बटे 7। अब 7 का भाग देंगे क्योंकि ऑप्शन आपका दशमलव में है, तो 7 दूनी 14, बचा कितना? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, बचा कितना? 5 हो गया 52, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 52 में 49 कटा तो बचा कितना? 3 हो गया 30। तो 7 की सचों को 28, सचों को 28, 7 दूनी 14, लमसम 774.2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को भी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा वो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में समद्विबाहु त्रिभुज ABC का परिकेंद्र O है। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर है, ठीक। परिकेंद्र चारों तरफ का केंद्र O है, ठीक है। इसको भी इस तरह मिला दिया। अब कहा जा रहा है AB बराबर AC, AB बराबर AC, तो इसको हम मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। AB बराबर AC, AB बराबर AC 5, 5, ठीक, 5, 5 है। और BC बराबर 6 सेंटीमीटर। B और C कितना है? 6। टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 6। तो अगर यहाँ हम देखें 3 तो यहाँ भी 3 होगा। 3 3 में हमने डिवाइड कर दिया। अब इसके आगे क्या कह रहा है? वृत्त की त्रिज्या बताइए। वृत्त की त्रिज्या बताइए कहने का मतलब ये यहाँ से ये कर दें तो ये भी त्रिज्या होगी, अगर यहाँ से ये माने तो ये भी त्रिज्या होगी, होगी कि नहीं होगी? अब जरा आप बताइए, अगर ये 3 है ये 5 है तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 4 होगी, होगी कि नहीं होगी? होगी। पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए, या फिर आपको हमने बताया था जब 90 अंश का कोण बनता है तो 3, 4, 5 ही होता है, 3, 4, 5 ही होता है। तो आप बताइए जरा, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 4 है, टोटल यहाँ से यहाँ तक 4 है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो आर होगी, आर होगी। ट्रेंगल ही रेडियस ही तो है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस मान सकते हैं। टोटल यहाँ से यहाँ तक आपकी रेडियस आर होगी। टोटल कितनी है? 4 है।
टोटल आपकी 4 है और यहाँ से यहाँ तक रेडियस r होगी। तो अब हमें पता है, अब हमें क्या पता है कि अगर ये 3 है, ये 3 है, अगर इसकी वैल्यू यहाँ तक की निकालेंगे तो 4 माइनस r होगा, होगा कि नहीं होगा। ये यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 4 माइनस r, तो इसको हम पता कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का मतलब ओसी कह सकते हैं, ओसी कह दें या फिर आर ही कह दें। तो आर स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर मतलब 4 माइनस आर के स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मतलब 3 3 का 9 कर सकते हैं। तब आर स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 प्लस आर स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है ना, नहीं कितना आ जाएगा 2, 4 दूनी 8, 8 आर प्लस का 9। अब इससे ये काट देंगे तो बचा कितना, 16 9 कितना होता है 25 होता है, 16 9 25। अब 25 हो जाएगा आपका, तो माइनस का r है तो 8, r बराबर 25, तो r बराबर 25/8 हो जाएगा। तो 25 बटे रेडियस आ गई, इसके दशमलव लाना है तो भाग दे सकते हो, बस आंसर आ जाएगा हमारा। तो रेडियस कितनी होगी, 25/8 हो जाएगी हमारी रेडियस। तो समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान ट्रिक से। चलिए मेरे प्यारे, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान ट्रिक से। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है यदि √x √y बराबर √z, तो x प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर माइनस 4xy का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी जो इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन मान लेते हैं, इसका दोनों तरफ वर्ग कर दें। जब इसका दोनों तरफ वर्ग करेंगे हम, इस तरीके से बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब जिसका a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है इसको खोलेंगे तो इसका स्क्वायर करें, रूट कैंसिल होगा, तो x प्लस वाई प्लस 2 √xy बराबर z आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब क्या करेंगे, पुनः इसका वर्ग करेंगे। पुनः इसका वर्ग करने पर लिख दें यहाँ पर पुनः वर्ग। जब पुनः वर्ग करेंगे तो जो इस तरीके से पुनः वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। पुनः वर्ग करेंगे तो ये क्या हो गया, इस तरीके से आ गया। एक मिनट, इसको जरा थोड़ा सा और सॉल्व करें, थोड़ा आसान हो जाए। इसको भी वर्ग नहीं करते हैं, ये हम कर देंगे क्या, आपका जेड आएगा, आएगा नहीं आएगा। अब जेड आ गया, अब जेड आ गया तो x प्लस का y, जेड को उठा के इधर ले आएंगे तो माइनस का ये उधर चला जाएगा, तो माइनस का 2x √y हो जाए। अब इसका पुनः वर्ग करेंगे। अब वर्ग करेंगे तो इसके वर्ग ऐसे लगा देंगे, इसका वर्ग हम ऐसे लगा देंगे, इस तरीके से लगा सकते हैं। अब ये क्या लिखा है, x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये लिखा है x प्लस जेड माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसके बराबर, इसके बराबर, इसकी जगह पर हम इसकी जगह पर इसके बराबर जे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं क्योंकि x प्लस वाई माइनस जेड लिखा है, ये x प्लस वाई माइनस जेड लिखा है। अब इसको हटा करके हम j यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर तो माइनस का 2 √xy, ठीक है। अब इसका स्क्वायर इस तरीके से खोल देंगे, यहाँ पर हटा दें, यहाँ कर देता हूँ यहाँ पर ताकि समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर माइनस 4xy का मान हमें चाहिए। अब इसकी जगह पर j लिख सकते हैं। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो xy माइनस का 4xy, ये देखिए कट गया, तो कितना आ गया आंसर। इस तरीके से हम 0 इसका आंसर हम निकाल सकते थे। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आज की क्लास में आप लोगों ने क्या सीखा। अगर आपको वीडियो पसंद लगा, आज का वीडियो आपको पसंद लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। अब